नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये एक पूरी कड़ी है करंट अफेयर्स की, जिसमें अप्रैल, मई, जून 2024 के करंट अफेयर्स को मैं शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन 2 वीडियो के लिंक मिल जाएँगे। और चूँकि जैसा आप जानते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, वो लगभग 1 साल के लिए तैयार करते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आपके आगामी 1 साल के लिए लगातार महत्वपूर्ण बनी रहेगी। आपका कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीके जीएस का पार्ट उसमें है, तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में आना ही है। और उस तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में जो भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, ब्लॉग चैनल, ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप पेड बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके जीएस की, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो आप तुरंत लिंक के थ्रू आप इसमें जुड़ें और देखिए वहाँ पर जितने बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट हम देखते हैं, कोलिन मुन्रो को न्यूजीलैंड के ये दिग्गज बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कोलिन मुन्रो किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो इसकी संभावना तो कम है कि आपसे पूछा जाए कि किसके साथ जो है 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, ड्रोन दीदी योजना क्या है, इसके विषय में आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं को उद्योगशील बनाने और उनकी समृद्धि में सुधार करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे कई क्षेत्रों में अपने योगदान को प्रदर्शित कर सकें। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। तो अगर सिंपल यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाए कि ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 28 नवंबर 2023 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस योजना का लक्ष्य जो है वो है 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है। देखिए, ड्रोन दीदी योजना के तहत जो लागत आती है उसमें काफ़ी हमें जो है लागत में जो खेती करना है उसमें लागत में कमी देखने को मिलेगी। और प्लस एक जो समस्या अमूमन हम लोग देखते हैं, मजदूरों की समस्या कृषि क्षेत्र में, उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो इस योजना का लक्ष्य जो है 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि वो नई प्रौद्योगिकी, न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके महिलाओं की आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सकें। अब प्रश्न उठता है कि ड्रोन दीदी योजना के लिए पात्र महिलाएं क्या है, या ड्रोन दीदी योजना का पार्ट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए महिलाओं में। तो सबसे पहली योग्यता यही है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। उम्र की अगर बात करें तो उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी न किसी रूप से कृषि गतिविधियों में उस महिला को शामिल होना भी चाहिए। तो ये 3 प्रमुख योग्यताएं हैं ड्रोन दीदी योजना में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर के.एस. राजन्ना। अभी हाल ही में चर्चा में थे। तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में डॉक्टर ए.एस. राजन्ना का संबंध किस क्षेत्र से। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि दिव्यांग हैं। हाल ही में डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न है जो बन जाते हैं यहाँ से। डॉक्टर राजन्ना ने 11 महीने की उम्र में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार दिव्यांग लोगों के लिए काम करते रहे। और इसी का शायद आज परिणाम है उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। अगला पॉइंट, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का
कहाँ पे आयोजन किया गया? दुबई में आयोजन किया गया। तो स्वदेश जो प्रदर्शनी वो किससे संबंधित है? यह भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य मंजुला कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अल्प ज्ञान कला स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना है। प्रदर्शनी में बिहार की मिथिला पेंटिंग, तमिलनाडु की कोमल कलाकृति, महाराष्ट्र की जनजातीय कला और केरल की विख्यात मुरली कला परंपरा मंडप कला थेरेपी को प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कलाएं दी गई हैं। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित मिलान में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मिथिला पेंटिंग का संबंध कहाँ से? बिहार से। कोलम कलाकृति का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको अब मुझे लगता है कि आपको ध्यान से देख लेना चाहिए और भारतीय संस्कृति अंतर्गत ये प्रश्न बन सकता है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के लिए भारत $100 मिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अभी तक के इतिहास में $100 मिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत के अतिरिक्त कोई दूसरा देश नहीं है। तो भारत इसमें पहला बन गया है। भारत को 2022 में, देखिए 2022 के डेटा के आधार पर खबर आई है, भारत को 2022 में $111 मिलियन प्राप्त हुए, जो किसी भी देश द्वारा सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया के 3 देश जिसमें कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी 2015 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 9वीं थी और आज की डेट में क्या है? सौर उत्पादन में वैश्विक रैंकिंग तीसरी है। काफी अच्छी उछाल है। और इस रिपोर्ट में 92% वैश्विक बिजली का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की वृद्धि ने देश को जापान से आगे बढ़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पादित किया है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि की है। और इस तरह वैसे देखिए तो एक साल में वृद्धि में भारत का चौथा स्थान है, लेकिन भारत इससे पहले क्या था? जापान की जो रैंकिंग थी, शायद जापान उतनी वृद्धि नहीं कर पाया है जितनी भारत ने की है पिछले साल। और यही रीजन है कि भारत का ओवरऑल रैंकिंग जो है तीसरी हो गई है विश्व में। और जबकि एक साल की अगर बात करें तो ब्राजील के बाद भारत का जो है चौथा स्थान है। तो कंफ्यूज नहीं होगा ना है आपको, ठीक है। और शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों में शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल की है। अगला पॉइंट है तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर ने 5 मई 2024 को अमेरिका के एरिजोना के टक्सन में USATF फेस्टिवल में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। और जो इनकी ऊंची कूद की ऊंचाई थी वो 2.23 मीटर थी। भारत के छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि आलोक शुक्ला जो अभी हाल ही में चर्चा में थे, संबंधित है, ठीक है, या हाल ही में वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, या हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले आलोक शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? तो ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला, इन्हें 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुक्ला ने 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य वनों को प्रस्तावित कोयला खदानों के विकास से बचाने के लिए एक सफल जमीनी स्तर के अभियान का नेतृत्व किया है। देखिए यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान लीजिए, हसदेव अरण्य वन किस राज्य में स्थित है? ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर कोयले खदाने हैं, जिससे कि आलोक शुक्ला जी को लगा कि खदाने बहुत तेजी से इन पे काम किया जाता है तो यहाँ का जो पर्यावरण जैव विविधता है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया, वहाँ के लोगों को इन्होंने एकत्रित किया, विरोध किया, जिसके कारण सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। पूरी खबर देख लेते हैं। 675 वर्ग मील में फैले हसदेव अरण्य वन बाघ, एशियाई हाथियों, तेंदुओं और स्लॉथ भालू जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। साथ ही साथ ये भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में भी एक है। वर्ष 2010 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र को नो गो घोषित किए जाने के बावजूद लगातार सरकारों ने खनन कार्य शुरू रखने का प्रयास किया। आलोक शुक्ला ने प्रस्तावित कोयला खदानों के विरोध में स्थानीय समुदायों और गांवों को संगठित किया, मार्च और धरने का नेतृत्व किया।
उनके दशक भर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा यहाँ की गई खनन परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। तो आलोक शुक्ला पर्यावरण कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य से और प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित। और एक प्रश्न है कि हरदेव अरण्य वन छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला पॉइंट, तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने वर्तमान ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए रविवार को यहाँ 14 वर्ष बाद ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। इस स्पर्धा की शेष 2 वरीयता प्राप्त टीमों के मुकाबले में भारत ने 5-1 से जीत हासिल की है। विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 का आयोजन शंघाई चीन में 23 से 28 अप्रैल 2024 को किया गया था और यह 2024 में विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित होने वाले 4 विश्व कप आयोजनों में से पहला था। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार किया है। यानी पिछले साल जो भारत की रैंकिंग 161 थी, ठीक है, अब 2024 में यह रैंकिंग 159 हो गई है। कुल इस रैंकिंग में जो ये आपका सूचकांक है, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? 180 देशों को। और रिपोर्ट तैयार करने में जो 5 संकेतक शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से? तो वह है राजनीतिक स्थिति, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पत्रकार की सुरक्षा। तो भारत देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 159 है। अब इसमें अभी देखिए कुछ फैक्ट्स और हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आगे देख लेते हैं। भारत को चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश आदि देशों के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत के सूचकांक में पाकिस्तान जिसका 192वां स्थान है 152, श्रीलंका का 150वां स्थान है और तुर्की 198वां स्थान है, जैसे देशों से भी पीछे रखा गया है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है या यह सूचकांक? खैर इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भारत की रैंकिंग आई है ये थोड़ा समझ से परे लग रही है। फिर भी इस रैंकिंग की अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की जैसे देशों से भारत को पीछे रखा गया है। नॉर्वे ने दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्र प्रेस वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि अफ्रीकी देश इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 159 है। पिछले साल क्या थी? 161 थी। ठीक है, सबसे पहले पायदान पर कौन है? नॉर्वे है। और सबसे लास्ट पायदान पर कौन सा देश है? तो वह है इरिट्रिया, जो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत में असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ से? असम के। इनको दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 पहले किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम से हैं। और इससे ये दूसरी बार सम्मानित किया गया। इससे पहले किस वर्ष इन्हें इसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो वर्ष 2017 में भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दूसरा इनका चांस है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आजादी के सिद्धांतों को लेकर एक बयान जारी किया गया था और इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक। ठीक है, यानी इसको हम जानते हैं डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से जाना जाता है। इसके 2 वर्ष बाद यानी 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? तो वर्ष 1993 में की गई थी। तब से आज तक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। यूनेस्को और चिली 2 से 4 मई 2024 तक वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन की उन्होंने मेजबानी की है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को विश्व प्रेस दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम की अगर बात कर लें तो यह है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो अब देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1993 में मनाया गया था। और इस बार जो है किसने जो है वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये यूनेस्को और चिली ने संयुक्त रूप से 2 से 4 मई के बाद यानी 3 दिवसीय ये आयोजन था। और अगर हम बात कर लें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम की, तो यह है प्रेस ऑफ द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द
फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोच्चि में 20 से 30 मई 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक, जिसको हम ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति यानी CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। वैशाली रमेश बाबू का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज से है और इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्रदान की गई है। संविधान गार्डन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। संविधान गार्डन, तो भारत का जो पहला संविधान गार्डन है वो पुणे में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया संयुक्त रूप से? तो इसको तैयार किया गया है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के सहयोग से, यानी भारतीय सेना ने पुनीत बालन ग्रुप के साथ मिलकर के भारत का पहला संविधान गार्डन का निर्माण किया है पुणे में। अगला पॉइंट है प्रोफेसर मोहम्मद रिहान। प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वो अगले 2 वर्ष के संभावित विस्तार के साथ 3 वर्ष के लिए उनको इस पद पर जो है 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एडमिरल R हरि कुमार का स्थान लिया है। तो दोस्तों ये पार्ट 3 था, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने शामिल किया है। इससे पहले के जो पार्ट है उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और आने वाले समय में भी अभी आपको इस सीरीज के वीडियो मिलते रहेंगे। जून तक के सारे वीडियो हम कवर करेंगे इस सीरीज में। उसके बाद अगले 3 महीने की फिर से सीरीज पार्ट 1, 2 में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए, उसमें आप जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर्स आता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी, क्योंकि उसमें सभी विषयों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए निःशुल्क रूप से मैं लगातार उपलब्ध करा रहा हूँ। और आज की डेट में लगभग 1400 अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप आज तक आप नहीं जुड़े तो आप जुड़िए और देखिए वहाँ पे कितने अच्छे प्रश्नों का संकलन है। और अगर आपको कोई वहाँ पे प्रश्न पसंद आता है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।